हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में जितने भी प्रश्न रहने वाले हैं सभी हिंदी व्याकरण से संबंधित रहेंगे, जो आपके उन सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होंगे जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे सुंदर का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा सुंदरता एवं सौंदर्य दोनों। ठीक है, तो क एवं ख दोनों ही हो जाएंगे। जैसे अपना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा अपनत्व या फिर अपनापन। निज का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा निजता या फिर निजत्व। कठोर शब्द का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा कठोरता। लड़का का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लड़कपन। पुरुष का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा पुरुषत्व। ठीक है, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा मनुष्यता। इस प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? आशा है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दासत्व यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, यह किस तरह का वाक्य है? यह एक निषेधवाचक वाक्य है। जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के ना होने की संभावना हो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं आज खेलने नहीं जाऊंगी, आप मना कर रहे हैं। जिस वाक्य में मना करने का भाव हो, एक तरह से नहीं आए जिस वाक्य में, तो वह निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं, आप लोगों को पता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इनमें से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में खुद की बात की जाती है, जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको। वहीं पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में सामने वाले की बात करते हैं, जैसे तुम, आप, तुम घर कब जाओगे, आप यहाँ कब आए। ठीक है, मतलब सुनने वाले की बात होती है, एक तरह से श्रोता की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे है ना श्रोता, श्रोता की बात होती है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी अन्य पुरुष की बात होगी जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जैसे वह, वे, उनका, उसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कोई और कुछ। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। जहां पर निश्चितता ना हो, अर्थात हमें पता ना हो, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वहां पर कोई खड़ा है, हमें पता नहीं, कोई तो खड़ा है लेकिन हमें पता नहीं, यह निश्चित नहीं है। पापा कुछ सामान लाए हैं, पापा सामान लाए हैं, कुछ लाए हैं लेकिन क्या ये नहीं पता, तो निश्चितता का बोध ना हो जहां पर, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई, कुछ, इस तरह के शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध का बोध हो जहाँ पे, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा, वैसा, जो, सो, इस तरह के शब्द देखे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूंगा, या फिर कहे तो यह काम मैं अपने आप कर लूंगा। इसमें आप जो है यह कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम है, अर्थात निजता की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है। मैं यह काम खुद कर लूंगा, अर्थात जहां पर खुद की बात हो, खुद से कुछ काम करने की बात हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो कौन, कोई, उससे, ये सभी सर्वनाम शब्द है, परंतु 10 गुना ये कोई सर्वनाम शब्द नहीं है, यह एक विशेषण है। उसने बच्चों को 10 गुना खिलौने दिए। इस वाक्य में सुंदर शब्द क्या है? तो सुंदर शब्द इस वाक्य में विशेषण है।
विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर राम और गाय दोनों ही संज्ञा है, जिसमें राम की गाय की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर जो शब्द है यहाँ पे यह विशेषण हो जाएगा, परंतु जो बहुत आया है सुंदर के पहले यह प्रविशेषण कहलाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। जो यहाँ पे है सुंदर शब्द विशेषण है। उसी प्रकार विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से सही युग्म क्या हो जाएगा? तो इनमें से सही युग्म है दुबला पतला लड़का। बाकी जो विकल्प है इसमें लिंग की दृष्टि से गलती है। ठीक है, जैसे सुनहरी पत्ता के जगह पे सुनहरा पत्ता होगा, काली टोपी के जगह पे काली टोपी, उड़ता हुआ चिड़िया के जगह पे उड़ती हुई चिड़िया। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? तो इनमें से विशेषण है पांचवा विशेषण है, और यह एक क्रमवाचक विशेषण है जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसमें से भी जो संख्यावाचक विशेषण है उसके भी 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जिसे गिना जा सके। आगे देखेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में होता है जैसे जो चीज है वह गणना करने लायक तो है लेकिन कितनी है ये नहीं पता, अनिश्चित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? तो इनमें से समुदायवाचक विशेषण है चारों। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ प्रकार है, जैसे गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण होते हैं 1, 2, 3 इस तरह के शब्द। क्रमवाचक विशेषण में हो जाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक विशेषण में हो जाते हैं दुना, तिगुना, चौगुना। ठीक है, 5 गुना। समुदायवाचक विशेषण में दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक विशेषण में हो जाते हैं प्रत्येक, हर एक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा लड़का कहा गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? दूसरा लड़का कहा गया, इसमें दूसरा जो है यह एक, अभी बताया मैंने, क्रमवाचक विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो सब पेड़ में सब एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पेड़ को गिना जा सकता है परंतु पता नहीं कितने पेड़ है, सब में संख्या नहीं दिया गया है पेड़ का, तो यहाँ पे क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। पेड़ की संख्या नहीं दी गई है, केवल सब लिख दिया गया है, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, हमें पता नहीं कितने पेड़ में। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो उत्साह शब्द का विशेषण हो जाएगा उत्साहित। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो बच्चों ने खाना खाया, इस वाक्य में कोई विशेषण नहीं है, जबकि पहले वाक्य में दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, यहाँ पर विशेषण शब्द है बहुत। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, यहाँ पे विशेषण शब्द है गर्मा गर्म। तथा माँ ने कहा और रोटी ले लो, यहाँ पर विशेषण शब्द है और। परंतु बच्चों ने खाना खाया, इसमें कोई विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष विषैला सही है, संज्ञा विशेषण पिता पैतृक सही है, आदि आदिम सही है, परंतु प्रांत प्रांतिक ना होकर के प्रांत प्रांतीय होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रांत प्रांतीय। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सामुद्रिक वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? माधुर्य शब्द पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी यहाँ पे स्त्रीलिंग है, लगन, आहट, मीमांसा। आगे है,
निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें पुल्लिंग शब्द है मोती, मोती एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी रात, सास, मूर्खता ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो लिंग की दृष्टि से दही एक पुल्लिंग शब्द है। लिंग की दृष्टि से दही एक पुल्लिंग शब्द है। आगे है निम्न युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। लिंग की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है इनमें से? सुलोचन, सुलोचना ये लिंग की दृष्टि से सही है, जबकि बाकी में हो जाएगा सम्राट पुल्लिंग है तो साम्राज्ञी स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, साम्राज्ञी स्त्रीलिंग। वीर यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, वीरांगना स्त्रीलिंग सही है। गोप पुल्लिंग, गोपी स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऋषिका। आगे है निम्न शब्दों में से किसी एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। जिसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा इन विकल्पों में से कोयल शब्द जो है यह हमेशा स्त्रीलिंग रहती है। कुछ शब्दों के आगे लिंग परिवर्तन करने के लिए नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे नर कौवा, मादा कौवा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कर्म कारक है। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर आपकी क्रिया का प्रभाव पड़े। यहाँ पर आपकी क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए पत्र यहाँ पर कर्म होगा। अगला प्रश्न है उसने उसे छल से पराजित किया। छल से में कौन सा कारक है? तो छल से में करण कारक है। जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाए, जिस साधन या माध्यम से कोई कार्य किया जाता है वही करण कारक कहलाता है। जैसे उसे पराजित करने का माध्यम क्या था? तो छल। तो यहाँ पे जो से आया है छल के साथ वो आपका करण कारक हो जाएगा। उससे अच्छे तो आप है में अपदान कारक है। अपदान कारक यानी जहाँ अलगाव की भावना हो, अलगाव की भावना यहाँ पे दिख रही है, इस प्रकार यहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा। अपदान कारक में अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह भी से ही होती है। अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह भी से ही होती है, परंतु वहाँ पर अलगाव की भावना देखी जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अलगाव की भावना। और यहाँ पर करण कारक में भी से विभक्ति चिन्ह है, परंतु उस से का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाए। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य में अपदान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है? राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अलगाव की भावना है, अपदान कारक हो जाएगा। रावण राम के बाण से मारा गया, यहाँ पे भी साधन की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी करण कारक हो जाएगा। और यहाँ पे माध्यम है क्या? कान से सुनते हैं, तो यहाँ पे भी करण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध कारक है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। यहाँ पे कार से, उस कार से मेरी संबंध बताया जा रहा है, कार से संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। जैसे यह उसकी कलम है, यह उसकी कलम है, कलम का संबंध उससे बताया जा रहा है। और जो यहाँ पे इसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये कभी भी अलग नहीं होती, ये किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे यहाँ पे है संबंध कारक की विभक्ति री, री है ना, तो यहाँ पे मे के साथ जुड़ी है। उसी प्रकार यह उसकी कलम है, तो उसकी में उस शब्द में की जुड़ी हुई है, अलग नहीं लिख सकते उसे हम लोग, उस शब्द से की को अलग नहीं लिख सकते। तो संबंध कारक की जो विभक्तियां होती है वह किसी न किसी शब्द से जुड़ी हुई होती है। जिस प्रकार यहाँ पे मे से री जुड़ी हुई है, उस से की जुड़ी होती है, यह उसकी कलम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्रिया के आधार सूचित करने वाला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में पर। अधिकरण कारक के अंतर्गत किसकी बात की जाती है? तो क्रिया करने का आधार। जैसे तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा, यह आधार है। तो तोते का बैठने का आधार क्या है? तो डाल। सिंह वन में या फिर गुफा में रहता है, यहाँ पे भी अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, वन में या फिर गुफा में। अगला प्रश्न है, अभी बताया मैंने, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। आगे है
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो करण कारक की विभक्ति होती है से, इसके अलावा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। तो यहाँ पे जो के मारे है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इस वाक्य में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। भोजन के निमित्त पधारिए, इसमें संबंध कारक है। सिंह वन में या फिर गुफा में रहता है, इसमें अधिकरण कारक है। इसी प्रकार सरकार गरीबों के वास्ते या फिर के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, इसमें संप्रदान कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो सुख दुख के बीच लगने वाला ये चिन्ह है योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह भी इसी प्रकार का होता है, परंतु निर्देशक चिन्ह का प्रयोग दूसरे जगहों में किया जाता है। निम्न में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? परिमाण बोधक अवयव का भेद नहीं है। अवयव के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव तथा एक है समुच्चय बोधक अवयव। ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि में परिवर्तन होने के बाद भी कोई परिवर्तन ना हो, कोई विकार ना उत्पन्न हो, वही अवयव कहलाता है। ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि में परिवर्तन होने के बाद भी कोई विकार उत्पन्न ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, वही अवयव कहलाता है। ये सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे आज राम घर जा रहा है, यहाँ पे जो आज शब्द है यह अवयव है। अगर हम इसका लिंग परिवर्तन कर दें, इस जगह पे हम सीता को ला दें राम की जगह पे, वाक्य का लिंग परिवर्तन करें, तो आज सीता घर जा रही है, आज शब्द वही का वही है। आज वे सब घर जा रहे हैं, पहले लिंग का परिवर्तन किया, पहले राम थे वाक्य में, फिर सीता आई, फिर वे कर दिया हमने सीता के जगह पे, वे सब घर जा रहे हैं, परंतु आज शब्द का परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह ऐसे शब्द जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे वाक्य में लिंग वचन कारक किसी भी चीज़ का परिवर्तन हो, ठीक है, तो वही अवयव कहलाता है। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।